स्टोरी का। हमारे देश में कहावत है कि दादा खरीदे और पोता बरते, लेकिन भारत में गांव का सॉफ्टवेयर अपडेट होते ही ये शहर हो गए और शहरों में ये कहावत कुछ यूं बदली कि जो खरीदे वो ही बरते। इसका एक आसान सा उदाहरण ये है कि अगर एक पिता पूरी जिंदगी नौकरी करता है तो वो इससे सिर्फ एक परिवार का ही पोषण कर सकता है और बेटे या फिर बेटी को एक बार फिर शून्य से ही शुरुआत करनी होती है। यानी कि अगर आप नौकरी करते हैं और इसमें सफल भी होते हैं तब भी 99% चांस है कि आप प्रॉपर्टी के अलावा कुछ भी छोड़कर नहीं जा सकते हैं और आपकी आने वाली पीढ़ी को एक बार फिर वहीं से शुरुआत करनी होगी जहां से आपने की थी। लेकिन अगर आप बिजनेस करते हैं यानी कि उद्यम करते हैं तो आपकी आने वाली पीढ़ी को वहां से शुरू करना होगा जहां से आप उसे छोड़ते हैं। यानी कि एक पूरी की पूरी पीढ़ी की मेहनत को सिर्फ बिजनेस के जरिए ही बचाया जा सकता है। लेकिन जब आपके दिमाग में जानकारी का एक बल्ब जल रहा होगा और वो इशारा कर रहा होगा कि बिजनेस तो सिर्फ उन लोगों का काम है जो पहले से ही इस खेल में है, यानी कि ये सिर्फ अमीर लोगों का काम है। फैक्ट्री खोलना, बिजनेस करना, ये सब तो बड़े लोगों के काम होते हैं और साल 2016 से पहले का आपका ये अनअपडेटेड विचार कई मायनों में ठीक भी हो सकता है। लेकिन अब आपको अपने इस जानकारी वाले बल्ब को बदल देना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में अब एक 14 साल का बच्चा भी बिजनेस कर सकता है, एक रिक्शा चालक भी व्यापार कर सकता है और एक बेरोजगार युवा भी एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकता है। और ये सब कुछ संभव हुआ है उस विजन से जो कि बिजनेस की दुनिया में बड़े बदलावों की कहानी को लिख रहा है। और अब इस नए साल के साथ ही इस बदलाव को 9 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में आज हम आपको नए भारत की स्टार्टअप इंडिया स्टोरी सुनाएंगे, जिसे सुनने के बाद बहुत मुमकिन है कि अगर आपका बायां हाथ नौकरी की मांग करेगा तो दायां हाथ नौकरी देने की बात करेगा। और यही है नए भारत की कहानी, आज की इंडिया स्टोरी। देश ने स्टार्टअप इंडिया अभियान के तहत इनोवेटिव आइडियाज को एक प्लेटफॉर्म दिया। आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम बड़े मेट्रो शहर तक सीमित नहीं है। आज से ठीक 9 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप इंडिया को लॉन्च किया था। ये भारत के लोगों के लिए बिल्कुल नई बात थी, क्योंकि साल 2016 तक भारत में सिर्फ 500 के करीब स्टार्टअप्स हुआ करते थे। लेकिन आज भारत के 806 जिलों में से 779 में 1,57,000 स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 27,459 स्टार्टअप हैं और उसके बाद दिल्ली में 15,851 स्टार्टअप हैं। तीसरे नंबर पर है कर्नाटक, जहां पर 16,335 स्टार्टअप हैं और इन सभी स्टार्टअप में से 50% से ज्यादा टियर 2 और टियर 3 शहरों में हैं। इसके अलावा देश में अभी 118 यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं। यहां पर $1 अरब से ज्यादा के वैल्यूएशन वाले स्टार्टअप यूनिकॉर्न कहलाते हैं। साल 2025 में देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम एक अहम मोड़ पर आ चुका है, जिसने बीते साल रिकॉर्ड आईपीओ और फंडिंग देखी। और इसे आप ऐसे समझिए कि स्टार्टअप ने 993 डील्स में से करीब 1 लाख करोड़ रुपए फंडिंग जुटाई थी। मार्केट रिसर्च एजेंसी मैकेंजी की एक रिपोर्ट ये बताती है कि साल 2030 तक भारतीय स्टार्टअप 5 करोड़ से ज्यादा रोजगार को जनरेट कर सकते हैं। और अब बहुत ध्यान से एक बात को समझिएगा कि स्टार्टअप हमारी इकोनॉमी में करीब 87 लाख करोड़ रुपए जोड़ने की क्षमता रखते हैं और ऐसा करते ही हमारे देश की इकोनॉमी $7 ट्रिलियन की हो जाएगी। यानी कि हम इन स्टार्टअप्स के जरिए एक इकोनॉमिक सुपर पावर भी बनने जा रहे हैं। आने वाले सालों में हर 5 करोड़
नई नौकरियों में से 40 से 50 लाख सीधे स्टार्टअप से ही जुड़ी होंगी, जिसमें 90 लाख से 1 करोड़ गिग वर्कर्स की होंगी और बाकी 3.5 करोड़ से 4 करोड़ नौकरियां इनडायरेक्ट वे में जनरेट होंगी। और बीते एक दशक में जनरेट की गई कुल नौकरियों में से 20% स्टार्टअप से ही निकली। हमारे देश में हर 1 घंटे में एक नया स्टार्टअप लॉन्च हो रहा है, यानी कि हमारे देश के युवा भी अमेरिका और ब्रिटेन की तरह अब बड़े बिजनेस खोलना चाहते हैं। वो दुनिया को कुछ नया देना चाहते हैं और इस एक आंकड़े से हम ये कह सकते हैं कि भारत को अब उस मानसिकता से आजादी मिल चुकी है जहां पर युवा एक गोल चक्कर पर फंसकर रह गया था, जहां पर नौकरी की गाड़ी एक ही जगह पर घूमती रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी नीतियों से स्टीयरिंग की दिशा को संघर्षों के इस गोल चक्कर से सफलता के हाईवे पर मोड़ दिया है और यही वजह है कि कर्मचारियों को करोड़पति बनाने का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। स्टार्टअप शेयर देकर कर्मचारी अब वेल्थ क्रिएटर्स बन रहे हैं। 5 सालों में 100 से ज्यादा स्टार्टअप्स ने अपने कर्मचारियों को 15,000 करोड़ दिए। बीते साल 23 स्टार्टअप्स के 3,000 कर्मचारियों को 1,470 करोड़ रुपए मिले। स्विगी ने 500 लोगों को करोड़पति बनाया और आने वाले सालों में इस ट्रेंड में और भी ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी। बीते साल देश में 13 स्टार्टअप्स के आईपीओ आए और इन्होंने 29,000 करोड़ की फंडिंग जुटाई। इस साल ये संख्या दोगुनी होकर 25 हो जाएगी, जिसमें जेटवर्क, पाइन लैब और जेप्टो जैसे बड़े स्टार्टअप्स शामिल होंगे और इसमें स्विगी ने सबसे ज्यादा 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग को हासिल किया है। भारत ने बीते साल 7 नए यूनिकॉर्न जोड़े और अभी कुल यूनिकॉर्न की संख्या 118 है और इस साल ये संख्या 130 हो सकती है और साल 2030 तक देश में 250 यूनिकॉर्न होंगे। अभी 29 यूनिकॉर्न प्रॉफिट में हैं, जिसमें जीरोधा का प्रॉफिट सबसे ज्यादा करीब 5,500 करोड़ रुपए का है। भारत में इस साल स्टार्टअप फंडिंग 25% बढ़कर 1.3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। पहले निवेश में वैश्विक वेंचर कैपिटल का दबदबा था और अब यह ट्रेंड पलट रहा है। साल 2023 में कुल फंडिंग में घरेलू निवेशकों की हिस्सेदारी 90% रही और यह ट्रेंड आगे भी जारी रहने वाला है। इसके साथ उम्मीद यह है कि साल 2025 में एआई स्टार्टअप्स की बाढ़ आ सकती है। 100 से ज्यादा एआई स्टार्टअप आकार लेने जा रहे हैं और ये स्टार्टअप 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग जुटा सकते हैं। क्लाइमेट टेक, डीप टेक जैसे ईवी, ग्रीन हाइड्रोजन, एआई से जुड़े हुए क्षेत्रों में ज्यादा एक्विजिशन होगी और इसका इशारा बीते शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया है। आज हम एक ऐसे मोबिलिटी सिस्टम के निर्माण में जुटे हैं जो इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों को सपोर्ट करे। एक ऐसा सिस्टम जो फॉसिल फ्यूल के हमारे इंपोर्ट बिल को कम करे। इसलिए आज ग्रीन टेक्नोलॉजी, ईवीज, हाइड्रोजन फ्यूल, बायोफ्यूल्स ऐसी टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट पर हमारा काफी फोकस है। मैं देश के ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को भी एनर्जी स्टोरेज सेक्टर में स्टार्टअप्स के लिए इनवाइट करूंगा। हमारे देश में स्टार्टअप कल्चर सिर्फ पुरुषों में ही नहीं बल्कि महिलाओं के जीवन में भी बदलाव लेकर आ रहा है। इस समय हमारे देश में महिलाओं की लीडरशिप वाले कुल 18 यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं। हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 5 साल में ऐसे 20 स्टार्टअप और जुड़ेंगे जिसकी लीडरशिप महिलाओं के हाथों में होगी। अक्टूबर 2024 तक कुल 73,151 स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला निदेशक शामिल है और यहां पर एक फैक्ट यह भी है कि महिलाओं ने जो बिजनेस शुरू किया उसमें आया इन्वेस्टमेंट जिसमें पुरुषों से ज्यादा कमाई की गई है। यानी कि स्टार्टअप्स में भी हमारे देश की महिलाएं सारे के सारे भ्रम को, मिथ को तोड़ रही हैं। स्टार्टअप इंडिया को लॉन्च करने के पीछे भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य ये था कि किस तरीके से लोगों को नया काम शुरू करने पर उनकी मदद की जा सके, किस तरीके से फाइनेंशियल, टेक्निकल और क्रिएटिव मदद पहुंचाई जा सके। और ऐसे में सरकार की तरफ से सबसे पहले फंडिंग सपोर्ट दिया गया
और 10,000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड्स स्थापित किया गया। टैक्स में छूट दी गई और 3 साल तक टैक्स में 100% की छूट दी गई। पेटेंट रजिस्ट्रेशन में मदद की गई, जहां पर पेटेंट, ट्रेडमार्क और डिजाइन के रजिस्ट्रेशन में छूट दी गई। फाइनेंशियल सपोर्ट देते हुए नए आइडियाज को प्रोटोटाइप में बदलने के लिए फाइनेंशियल बैकिंग की गई। साल 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया स्कीम में कुछ नई चीजें भी जोड़ी गई, जैसे कि स्टार्टअप इंडिया की सीड फंड स्कीम। साल 2021 में शुरू हुई ये योजना इनिशियल फेज के स्टार्टअप्स के लिए खास तौर से उपयोगी साबित हुई है और ये स्कीम उन लोगों के लिए है जिनके स्टार्टअप्स का टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से कम है और जो 2 साल से कम समय से काम कर रहे हैं वो इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। इस योजना के तहत फाइनेंशियल सपोर्ट की अगर आप बात करेंगे तो शुरुआती चरण में सरकार 50,000 रुपए तक का फंड देती है और ऐसा करने के पीछे सरकार का मोटिव ये है कि वो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, प्रोडक्ट ट्रायल और मार्केट एंट्री के लोगों की मदद कर सके, उनको हेल्प कर सके। और सरकार के इसी विजन के चलते आज भारत स्टार्टअप का नया हब बन चुका है, जहां पर बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली एनसीआर जैसे बड़े शहरों ने स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने में पार्टिसिपेट किया और वहीं छोटे शहर भी अब स्टार्टअप्स को तेजी से एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको अपना रहे हैं। बीते साल मोदी सरकार ने स्टार्टअप महाकुंभ 2024 का आयोजन किया था, जहां पर 48,000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स, 1300 एग्जिबिटर्स और 14 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। ये भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में बढ़ते हुए ग्लोबल इंटरेस्ट को दिखाता है। DPIIT के मुताबिक भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। अमेरिका और चीन के बाद भारत की पोजीशन बताती है कि मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं है। अब इन स्टार्टअप्स का सीधा इम्पैक्ट नौकरियों पर भी देखने को मिलता है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट पर भी देखने को मिलता है। यानी कि ये स्टार्टअप एक बहुत बड़े एक्सटेंट पर नौकरियां भी जनरेट करते हैं। मसलन बीते 9 सालों में इन स्टार्टअप्स ने 16,67,000 नौकरियां पैदा कर दी, जो कि रोजगार वाले कॉलम में एक सबसे बड़ा टिक है। और यही नौकरियां कुछ इस तरीके से जनरेट की गई, जहां पर सबसे ज्यादा नौकरियां IT सर्विस में लगभग 2 लाख के ऊपर, दूसरा इसके बाद हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंस में, जहां पर 1.47 लाख नौकरियों को जनरेट किया गया। प्रोफेशनल और कमर्शियल सर्विस में 94,000 नौकरियां, एजुकेशन सेक्टर में 90,414 नौकरियां जनरेट की गई हैं। इन स्टार्टअप्स का सीधा रिलेशंस उन MSME से भी है जो कि विकसित भारत के कंपोनेंट्स का निर्माण कर रहे हैं। भारत में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम बिजनेस, जिसे हम आम भाषा में MSME कहते हैं, इस सेक्टर में रोजगार ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है, जहां पर MSME जॉब्स ने 23 करोड़ के आंकड़े को पार कर दिया है। MSME मंत्रालय ने ऑफिशियल आंकड़े जारी करते हुए बताया कि उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर्ड 5 करोड़ 49 लाख MSMEs ने नवंबर 2024 तक 23 करोड़ 14 लाख जॉब्स को जनरेट किया है। वहीं बीते साल अगस्त में 2.33 करोड़ MSMEs ने 13.15 करोड़ जॉब्स को जनरेट किया। MSME के इन नंबर से यह पता चला कि केवल 15 महीने में 10 करोड़ नई नौकरियां जनरेट की गई और रजिस्टर्ड MSME की संख्या पिछले साल अगस्त में 2.33 करोड़ से बढ़कर अब 5.49 करोड़ हो चुकी है। एक टाइमलाइन में इस बिजनेस से जनरेट नौकरियों की संख्या 13.15 करोड़ से बढ़कर 23.14 करोड़ हो चुकी है और टोटल एम्प्लॉयमेंट में उद्यम सर्टिफिकेट से सरकार के साथ रजिस्टर्ड 2.38 करोड़ इनफॉर्मल यूनिट ने 2.84 करोड़ नौकरियों को जनरेट किया है। इसके अलावा इसी में 5.23 करोड़ विमेन एम्प्लॉयमेंट भी शामिल किए गए हैं। कुल रजिस्टर्ड यूनिट में 5.41 करोड़ माइक्रो एंटरप्राइजेस है और स्मॉल एंटरप्राइजेस 7.27 लाख और मीडियम एंटरप्राइजेस 68,682 है। अब इस गुड न्यूज में सरकार के इनपुट को भी समझिए,
जहां पर मोदी सरकार ने बजट में एमएसएमईज को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रखा। और ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि इस सेक्टर में सबसे ज्यादा रोजगार जनरेट करने की कैपेसिटी है। यूनियन बजट 2024-25 में एमएसएमई मंत्रालय को 22,137.95 करोड़ रुपए अलॉट किए गए, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में 41.6% ज्यादा थे। और ऐसे में ये उम्मीद भी की जा सकती है कि आने वाले बजट में भी इस पर सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है। This budget provides special attention to MSMEs and manufacturing, particularly labor-intensive manufacturing. We have formulated a package covering financing, regulatory changes, and technology support for MSMEs to help them grow and also compete globally, as mentioned in the interim budget. I am happy to announce the following specific measures. Credit guarantee scheme for MSMEs in the manufacturing sector. For facilitating term loans to MSMEs for purchase of machinery and equipment without collateral or third-party guarantee. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद भवन में बजट पेश करने वाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म का यह दूसरा बजट होगा और इस बजट से देश के कई सेक्टर्स को काफी उम्मीदें हैं। ऐसे में एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि इस बजट में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार पॉजिटिव अप्रोच अपना सकती है। अब आप ये भी देखिए कि सरकार पहले से ही लोगों को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए सपोर्ट करती रही। उन्हें बहुत मिनिमल दर में लोन दिया जाता है। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें बिना किसी कोलैटरल या फिर थर्ड पार्टी गारंटी के आप लोन लेकर अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। मतलब इसे आप ऐसे समझिए कि भारत सरकार ने उस जगह पर दबाव नहीं डाला जहां पर पहले से ही एक्सट्रीम प्रेशर है, बल्कि मोदी सरकार ने एक दूसरा रास्ता तलाशा जो सिर्फ एक व्यक्ति को जॉब की गारंटी नहीं देता बल्कि जॉब्स का म्यूटेशन करता है। और इसे आप स्कॉच ग्रुप की एक रिपोर्ट से समझ सकते हैं जो ये बताती है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में यानी कि कुल मिलाकर 10 सालों में 51 करोड़ 40 लाख रोजगार पैदा हुए हैं और हर साल ऑन एन एवरेज 5 करोड़ 14 लाख रोजगार जनरेट होते हैं। और बहुत मुमकिन है कि इन आंकड़ों को सुनने के बाद आप ईयरबड से अपने कान को साफ करने लगे, लेकिन हकीकत यही है। हमारे देश में बहुत सारे लोग रोजगार को एक नौकरी तक सीमित मान लेते हैं। बहुत सारे लोग सरकारी नौकरी को ही रोजगार समझते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। अब हमारा देश भी इनोवेशन पर काम कर रहा है। हमारा देश भी रिसर्च और डेवलपमेंट पर काम कर रहा है। हमारा देश गुमनामी के जंगलों से सफलता की सड़क पर आ चुका है और अब अच्छे दिनों का भाव यही है कि हमारा देश गरीबी वाले वाटरमार्क से छुटकारा पा चुका है। ये वो वाटरमार्क था जहां पर भारत को एक गरीब देश मान लिया गया था। दादी नानी की कहानियों में भी यही कहा जाता रहा कि दूर एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। हमारे देश में लिखे गए लेख और उपन्यासों में भी भारत की गरीबी को दर्शाने वाले शब्दों का चयन किया गया। विदेशी फिल्मकार तो भारत की गरीबी दिखाते दिखाते ऑस्कर में नॉमिनेट भी हो गए। लेकिन ये सब अब बीते दिनों की बात है। हम जमीन से उठकर सफलता को चखने निकले हैं। ये परिश्रम का वो फल है जो भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल है और यही नए भारत के अच्छे दिन की परिभाषा है जो कि आने वाले दिनों में सफल भारत की नई भाषा बनने जा रही है। और यही है आज की इंडिया स्टोरी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इंडिया स्टोरी में जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। इस हेडलाइन के प्रस्तुतकर्ता हैं सर्वोकॉन,